हम पढ़ेंगे सेकंड पीरियडिक प्रॉपर्टी आयनिक रेडियस। हम अगला आवर्ती गुण पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या मतलब आयन की त्रिज्या। तो आयन कैसे बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करके। आयंस आर फॉर्म्ड बाय आइदर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द साइज ऑफ द आयंस आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स। ओरिजिनल एटम से जो आयन का साइज है वह हमेशा अलग होता है। तो पहले हम देखते हैं एनायन यानी कि ऋणायन क्या होता है। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वह एक ऋणायन बनाता है। When any atom accepts one electron, then it forms a anion. तब ये एक anion बनाता है। When atom accepts electron, then it forms an anion. तब anion बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं this is the size of atomic radius of chlorine. क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है 64 pm और फ्लोराइड आयन का है 136 pm। सी द डिफरेंस, ये 64 pm है और ये 136 pm है। मतलब जो निगेटिव आयन है, जो एनायन है, उसका रेडियस बड़ा है। द रेडियस ऑफ एनायन इज मोर देन द ओरिजिनल एटम। ऐसा इसलिए है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इंक्रीजेस एंड द फोर्स of the protons from the nucleus decreases on the atom and therefore size increases. तो ऋणायन का साइज इसलिए बड़ा होता है कि जो नाभिक का आकर्षण बल है, नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन है उनका जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण साइज बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कैटायन यानी धनायन। कैटायन कब बनते हैं, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल जाए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम, दिस इज द एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम। एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन सोडियम कैटायन का जो रेडियस है वो है 95 pm, यानी कि इसके मुकाबले कम है। तो पॉजिटिव का आयन हमेशा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, जैसे कि हम इसको समझे, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर सेकंड में फर्स्ट लेवल में 2, इसमें 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, दिस इलेक्ट्रॉन 1। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया। पहला इलेक्ट्रॉन जाने से एनर्जी लेवल है इसका, जो लास्ट एनर्जी लेवल था वो हट गया। तो नेचुरली हम देख रहे हैं कि साइज काफी छोटा हो गया बिकॉज द लास्ट ऑर्बिट हैज गॉन। जो लास्ट एनर्जी लेवल है n=3 जो क्वांटम नंबर था, थर्ड जो एनर्जी लेवल था वो अब है ही नहीं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए इसका साइज डिक्रीज हो गया। दूसरी बात यह है कि अब इसमें अंदर 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो मोर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड लेस इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ गया। इसलिए धनायन का यानी कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। अब हम पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वह आयंस होते हैं जिनमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब किस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे O-2 है, इसमें ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो इट बिकम्स 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियस was 8 and number of electron was 8, but it gains 2 electron, therefore number of electron becomes 10. In fluoride ion it takes up 1 electron and now there are 10 electron. फ्लोराइड आयन में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पहले 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और लिया तो 10 हो गए। सोडियम में पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम में पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इनमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। फ्लोराइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। सोडियम पॉजिटिव कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है
और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। Mg+2 आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। अब अगर इनको सबको देखते हैं तो इनमें एक ही चीज सिमिलर है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चूंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए हम इनको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। अब हम इनके साइज के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर 8 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 10 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब हम इस एक्सट्रीम केस मैग्नीशियम को देखते हैं। यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 12 जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से साइज डिक्रीजेस। साइज ऑफ द Mg+2 इज द स्मॉलेस्ट while the size of O-2 is biggest। इन सब में सबसे बड़ा O-2 होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब हम इससे इस पर आते हैं तो ऑक्सीजन -2 की कंपैरिजन में फ्लोराइड आयन थोड़ा सा कैसा होगा? छोटा होगा और छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन जब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे वो छोटा होगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे वो साइज में बड़ा। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयन बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगी वो कौन सा आयन बनाने के लिए? किसी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में से, आइसोलेटेड यानी अकेला, गैशियस एटम यानी अगेन अकेला, जिसके आसपास दूसरे कोई भी एटम ना हो, उस एटम का जो मोस्ट लूजली हेल्ड यानी बहुत ढीले से जो पकड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एटम में से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, द एनर्जी विच इज सप्लाइड, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। It is amount of energy required to remove most loosely held electron from an isolated gaseous atom in its ground state। तो किसी गैशियस एटम में से, किसी अकेले एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ΔIH या फिर IE से भी इसको लिखते हैं। अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु, विलगित यानी अकेला, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु यानी परमाणु कैसा है? गैसीय अवस्था में हो, के बाह्यतम कक्ष में से, जो सबसे बाहरी कक्ष है उसमें से एक सबसे शिथिल बंधित इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूज है, सबसे शिथिल है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमको परमाणु को देना पड़ती है उसी को आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में से एक सबसे शिथिल बंधित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, और इसकी जो यूनिट होती है किलोजूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये हो गई आयनन एंथैल्पी, मतलब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी गई वही आयनन एंथैल्पी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक एटम है M, मेटल एक एटम है, M से रिप्रेजेंट किया है, गैसीय स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है। इसको ΔIH1 यानी इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकलना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं H1। ये एंथैल्पी इसको दी गई, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट IE। दिस इज एन गैसियस एटम। कंसीडर वन gaseous atom that is M. When ΔIH1 energy is supplied, enthalpy is supplied, then electron is removed and it converts into M positive ion. So this much energy which is given to this atom is known as first ionization energy या first ionization enthalpy। पहला इलेक्ट्रॉन निकला, as the first electron is eliminated out, it is first ionization energy। अब when second electron is eliminated from this ion, that will be the second। Look here, this is M plus, means this ion,
नाउ अगेन एनर्जी इज गिवन टू दिस इज डेल्टा आई एच टू। इसको फिर से एनर्जी दी गई जिसको हम डेल्टा आई एच टू बोलते हैं। और अब ये हो गया m+2 हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो आउट। तो ये कैसा बन गया, बाइवेलेंट आयन बन गया। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसको हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। When second ion is removed from this ion, then the energy enthalpy given is known as second ionization energy. In the similar way, from bivalent cation, if energy is supplied, whatever energy is supplied to remove third electron, then it is third ionization energy. अब यह जो 2 आवेश वाला धन आयन था, इसके ऊपर जब हमने और एनर्जी इसको दी, कितनी दी, डेल्टा आई H3 दी, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। तो ये जो एनर्जी लगी, यह एनर्जी कहलाती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस प्रकार से हम पहला, दूसरा और तीसरा आयन जब निकालते हैं, पहला निकालते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट आईई, दूसरा निकालते हैं उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा निकालते हैं तो बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब अगर हम इसका मान देखें तो प्रथम से ज़्यादा बड़ी होती है द्वितीय, और द्वितीय से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तृतीय। यानी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन द फर्स्ट एंड थर्ड इज द हाईएस्ट। थर्ड सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। पहला है एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। अब जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस का असर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे किस प्रकार पड़ता है। देखिए, जब परमाणु का साइज छोटा होता है, व्हेन द साइज ऑफ द एटम इज स्मॉल, जब साइज छोटा होगा एटम का तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगा। अगर छोटा साइज है, इफ द साइज ऑफ द एटम इज स्मॉल, देन इट एक्सर्ट्स मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड देन द आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। तो छोटे एटम के संग आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, बड़े के साथ कम होगी। देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इफ़ द पॉजिटिव चार्ज इज मोर ऑन द न्यूक्लियस, देन इट विल exert more force on the outermost electron and therefore more energy has to be given. In that case, ionization energy will be higher. Means if positive charge is more, ionization energy will be higher. अगर धनावेश ज़्यादा है, नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी देना पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। अगर नाभिक, ये कंसीडर, एक यहाँ पे न्यूक्लियस कंसीडर करते हो, यहाँ पर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस आउटर मोस्ट के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, और उन सब में इलेक्ट्रॉन है, तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं दे एक्ट एज अ स्क्रीन, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दे का काम करते हैं। तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, इसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। मतलब अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मोर इज द शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कैसा हो जाता है, ईजी। इट बिकम्स ईजी इफ द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। फिर फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, पूर्ण और अर्धपूर्ण उपकक्षक। अगर जो ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, जैसे कि पूरा भरा यानी P6 कॉन्फ़िगरेशन या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन या फिर F14 कॉन्फ़िगरेशन, तो जो पूरे भरे हुए कक्षक हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, बिकॉज दैट इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और इसी प्रकार से जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड यानी 3p हुआ, D5 हुआ, F7 हुआ, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है।
फिर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि इनर्ट गैसेस का, तो इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण उनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। अब हम ट्रेंड्स देखते हैं, पीरियड्स में क्या होता है और ग्रुप्स में क्या होता है। तो अब अगर हम पीरियड्स में देखें, पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ कैसा होता है? एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर बढ़ती जाती है। मतलब इधर में कम आयनाइजेशन एनर्जी है और इस तरफ आने पर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। फिर अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? घटती जाती है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। It is the change in enthalpy when an isolated gaseous atom gains an electron and converts into an anion. It may be positive or negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वह एंथैल्पी होती है जब कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। मीन्स इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम। किसी एक एटम में, एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, यानी अकेला। गैसियस स्टेट मतलब अगेन अकेला। गैसियस स्टेट में मतलब कि उसके सराउंडिंग में किसी भी प्रकार के उसी एलिमेंट के दूसरे एटम नहीं है। तो गैसियस होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, सिंगल है वो एटम। उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उस एटम में जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अभी जो चेंज इन एंथैल्पी है पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? इसको डेल्टा EGH, EG है इलेक्ट्रॉन गेन एच फॉर एंथैल्पी, डेल्टा EG या H या फिर डेल्टा EG से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है, जब कोई एटम ऋणायन में बदल जाता है, ऋणायन में कैसे बदलेगा? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उस परमाणु की एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ, उसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन आया, जो चेंज आया, उसको ही हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यह ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। जैसे हम उदाहरण के लिए हेलोजन को ही लेते हैं X। अब ये जो X हेलोजन का अकेला एटम है, गैसीय अवस्था में है, गैसीय स्टेट में है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो X निगेटिव बना। तो X निगेटिव बना, यहाँ पर जो एनर्जी है वो निगेटिव वैल्यू एनर्जी की है। मतलब एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जैसा हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, अगर सिस्टम में से एनर्जी जाती है तो वो निगेटिव होती है और सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी आती है तो पॉजिटिव आती है। यहाँ पर एटम जो है एनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जब क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है दैट इज 349, इट इज़ -349, -349 है। मतलब यह एनर्जी रिलीज करता है। व्हेन chlorine accepts one electron, then it releases energy. So this is a halogen X. This is an atom of any halogen X. It accepts one electron and it becomes a negative ion. ये क्या बन गया? एक निगेटिव आयन बन गया, मतलब एनायन बन गया। अब ये एनर्जी रिलीज करता है, it takes up the electron and releases the energy. Therefore the energy is negative. For example, this is chlorine. तो chlorine's electron gain enthalpy is -349. It means when chlorine changes into chloride ion, -349 जो एनर्जी है वो क्या होती है? वो रिलीज की जाती है। अगर हम कोई इनर्ट गैस लेते हैं, मान लीजिए कोई इनर्ट गैस R है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो R निगेटिव बन गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है सिस्टम। जैसे आर्गॉन के लिए वैल्यू है +96, मतलब यहाँ पर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है।
तो ये दोनों प्रकार से होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है और कभी कभी एनर्जी एब्सॉर्ब भी होती है। इसके लिए हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन एटम है, टेक दिस एग्जांपल, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन नेगेटिव, मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एनायन. So the delta H Eg यानी delta H of electron gain enthalpy is minus 141 kilojoule per mole. ये वैल्यू निगेटिव है. इट मीन्स व्हेन ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन इट रिलीजेज एनर्जी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही जो ऑक्सीजन निगेटिव आयन है, यही जो एनियन है, व्हेन इट एक्सेप्ट्स अनदर इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स O-2, मतलब इस पर दो निगेटिव चार्ज आ गए. नाउ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज प्लस 780 किलोजूल पर मोल. यहाँ पर प्लस वैल्यू और वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी देना पड़ती है. एनर्जी क्यों देना पड़ती है? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑलरेडी इन दिस एनायन एंड दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, देयर इज रिपल्शन. ऑक्सीजन में जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो और जो नया एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है और इस हाई रिपल्शन के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके अगेंस्ट देनी पड़ती है. इसलिए यहाँ पर ये एनर्जी कैसी आती है, पॉजिटिव आती है. मतलब दिस इज द एनर्जी एब्सॉर्ब. तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी निगेटिव और में भी पॉजिटिव. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको प्रभावित करने वाले कारक, किन किन चीज़ों पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है. फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या. अब परमाणु का आकार छोटा और परमाणु का आकार बड़ा, दो चीज़ें यहाँ पर कंसिडरेशन में हैं. तो हम एक छोटा एटम देखते हैं और एक बड़ा एटम देखते हैं. अगर इस छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा. अब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू द न्यूक्लियस देन इट फील्स मोर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस, आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास जा रहा है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा. इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा. इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो कैसी होगी, मोर निगेटिव होगी, ज़्यादा निगेटिव होगी. अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो निगेटिव होगी, लेकिन कैसी होगी, लेस निगेटिव होगी. मतलब इसका अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, इसलिए लार्ज निगेटिव वैल्यू, और इसमें बड़े साइज में लेस निगेटिव वैल्यू. ठीक है. उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे मिलता जुलता पॉइंट है. अगर जो न्यूक्लियस है, एटम में एक न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, एक ये न्यूक्लियस एक ये न्यूक्लियस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. अगर ये इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है, इफ मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. अगर नाभिकीय आवेश ज़्यादा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिक आकर्षण बल लगेगा. मतलब न्यूक्लियस इट कैन होल्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वेल, देयरफॉर मोर निगेटिव वैल्यू. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर कैसी होगी, ज़्यादा निगेटिव होगी. और जहाँ पर नाभिकीय आवेश कम होगा, लेस न्यूक्लियर चार्ज होगा, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वहाँ पे लेस निगेटिव वैल्यू मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव. परिरक्षण प्रभाव से क्या मतलब, जैसे परिरक्षण प्रभाव से ये मतलब जैसे कि एक हम एटम कंसिडर करते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे एनर्जी लेवल है. अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ रहा है, आउटर मोस्ट में आ रहा है. तो बीच के लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए शील्ड, एज ए स्क्रीन काम करते हैं. द इलेक्ट्रॉन लाइन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन वर्क एज ए शील्ड. तो बीच के इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह से काम करते हैं. तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे लगता है वो कम हो जाता है. कम हो जाने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव हो जाती है. उसके बाद फिर आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी भेदन प्रभाव. भेदन प्रभाव होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स का. जैसे कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है. इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है या p ऑर्बिटल में या d में या f में, तो जो इनका पेनिट्रेशन भेदन प्रभाव है, मीन्स जो न्यूक्लियस की तरफ
पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, नाभिक की तरफ जाने की प्रवृत्ति। तो एस ऑर्बिटल की नाभिक की तरफ जाने की प्रवृत्ति पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा है। पी का एस से कम है, डी का इन दोनों से कम है और एफ का इन तीनों से कम है। पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस का है, पी का उससे कम है, डी का उससे कम है, एफ का उससे कम है। मतलब अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ इट इज़ कमिंग इन द एस, then it will feel more attraction from the nucleus and the electron enthalpy will be more negative. Comparatively P में इससे कम हो जाएगा तो P में less negative इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, S में कर रहा है, P में कर रहा है, D में कर रहा है, F में कर रहा है। अगर S में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा, मोर निगेटिव, इसमें लेस निगेटिव, इसमें इन दोनों से कम और इसमें लीस्ट निगेटिव, इन तीनों से कम रहेगी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वो स्टेबल है, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को डालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर पूरी तरह से भरे हुए कक्षक हैं, अगर एनर्जी लेवल कम्प्लीटली फिल्ड है, जैसे कि कोई हम इनर्ट गैस लेते हैं, इनर्ट गैस में ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये सेकंड लेवल भी फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। अब इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो किस लेवल में जाना पड़ेगा? थर्ड लेवल में जाना पड़ेगा। मतलब वी वन हैव टू सप्लाई द एनर्जी एंड देयरफॉर द एनर्जी विल बिकम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम पॉजिटिव। तो इनर्ट गैसेज में ये जो वैल्यू है ये हमको क्या मिलती है? पॉजिटिव मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो फैक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में ये किस प्रकार से चेंज होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, अगर हम ग्रुप की बात करें, कोई सा भी एक ग्रुप ले लें, जैसे हमने पहला ग्रुप ले लिया, हम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, साइज बढ़ता जा रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। मतलब नीचे अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है एंड विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कैसी होती है? लेस निगेटिव, कम निगेटिव होती जाएगी। ऊपर का छोटा है मोर निगेटिव, नीचे की लेस निगेटिव। फिर हम पीरियड्स में मूव करते हैं, जैसे हम इस पीरियड में चले सोडियम मैग्नीशियम से लेके एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक गए। तो सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम एंड द साइज फर्दर डिक्रीजेस, साइज छोटा होता जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एटॉमिक साइज इज स्मॉलर तो हाई निगेटिव वैल्यूज है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के प्रति जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी वो सबसे ज़्यादा अधिक है। तो इस पीरियड में हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस पीरियड में, इस ग्रुप में, इस समूह में ऊपर से नीचे हमको सभी की वैल्यू कैसी मिलती है? हाई निगेटिव वैल्यू मिलती है। लेकिन ये जो हाई निगेटिव वैल्यू है नीचे जाने पर इस ग्रुप में भी कम होती है, अपने आप में हाई है, लेकिन इस ग्रुप में नीचे क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के कारण इस अपने ग्रुप में कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होती जाती है। पर अपने आप में पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड एक एक पीरियड में इंडिविजुअली देखें, in every period individually each element shows the most high electron gain, negative high electron gain enthalpies। तो पीरियडिक टेबल में क्या बात आपको समझ में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, और लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होने के कारण मोर निगेटिव एंथैल्पी इन एवरी पीरियड, हर एक आवर्त में अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि हमको पीरियड में मिलती है। तो इस प्रकार से ये इसका वेरिएशन हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का।